हेलो प्यारे दोस्तों, मैं नरेश आपका अपने एजुकेशन एग्जाम पास चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम महामैराथन फुल जियोमेट्री की क्लास को पूरा करेंगे। एक ही क्लास में पूरा रेखाएं एवं कोण को खत्म कर देंगे। ठीक है, रेखाएं एवं कोण को खत्म कर देंगे। सभी एग्जाम के लिए यह उपयोगी है। ठीक है, वह एग्जाम का एसएससी हो या रेलवे हो या यूपीएसआई हो या यूपी ट्रिपल एससी हो या यूपी लेखपाल हो या एमटीएस हो या एसएसजीडी एवं अदर्स जितने भी यूपी टेट सभी एग्जाम के लिए यह बहुत ज़्यादा उपयोगी क्लास है। और इस वीडियो में पूरी की पूरी आपको रेखाएं एवं कोण अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो देर नहीं कह तो ये आगे चलते हैं। चलिए आज का हमारा टॉपिक है रेखाएं एवं कोण, और बहुभुज को भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, बहुभुज को भी हम पढ़ेंगे। ठीक, आज हम ये पूरा टॉपिक कर लेंगे। ठीक है, रेखाएं एवं कोण। तो दिन नहीं कहे तो ये चलते हैं आगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक रेखा ड्रॉ की, क्योंकि वृत्त एवं वृत्तखंड भी पढ़ेंगे। पहले हम रेखा एवं कोण पढ़ते हैं। चलो, सबसे पहले हमने क्या करी, एक रेखा की खींची। क्या खींची? एक रेखा, एक बिंदु से और लास्ट में भी एक बिंदु होगी, तो इसे हम क्या बोलते हैं? रेखा बोलते हैं। और इसका संकेत क्या होता है? ए बी पे का कह देते हैं हम, जी बार टाइट का लगा देते हैं। इसे को बोलते हैं हम रेखा। क्या बोलते हैं इसको? इसको रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेखा। तो अतः हम ए बी को क्या बोलेंगे? ये ए बी एक रेखा है। जैसे कि हमने हमारी जी खींची, खींची कि नहीं खींची? ये क्या एक रेखा संकेत इस प्रकार से ए बी के ऊपर बार हो गए, इसलिए हम इसे ए बी रेखा पढ़ेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हम समांतर रेखाएं भी देखेंगे। देखो समांतर रेखाएं कैसी होती हैं। जैसे ए बी जे ऊपर वाली देख रही है आप, और सी डी जे नीचे वाली देख रही। और इसमें जो 90 अंश का कोण यहाँ पे बन रहा है, 90 अंश का कोण यहाँ पे बन रहा है। यदि हम ई वाली रेखा को हम P1 कहेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे? P2। और ये हमेशा, जैसे आप बना एग्जाम्पल भी ले सकते हो, जैसे रेल की पटली है, ये हमेशा दो दूरी मतलब दोनों पटलियां एक दूसरे का समांतर रखती हैं कि नहीं रखती हैं? जब भी देखोगे, कहीं पे भी नाप देखोगे, उनका बराबर ही नाप रहेगा। ठीक है, उसी प्रकार समांतर रेखाएं इसी प्रकार की रेखाएं होती हैं। ठीक है, यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ ए बी और सी डी एक दूसरे की समांतर रेखाएं बिल्कुल है। हमने बोला ना पहले, ए बी और सी डी की का बिल्कुल समान है, समांतर है। इन्हें हम ओ रेखाएं, क्या ओ रेखाएं या आप प्रतिच्छेदी रेखाएं भी कहते हैं। आप प्रतिच्छेदी रेखाएं ऐसी होती हैं कि जिसे हम प्रतिच्छेद नहीं कहते, मतलब काट नहीं सकते। अब ये क्या, ये कभी कटेंगी ही नहीं। जैसे रेल की पटरी है, ये कभी कट कट सकती नहीं है। और यहीं पे कट गई, वहीं पे का ट्रेन कहाँ आगे जा पाएगी? नहीं जा पाएगी ना। तो यह है क्या, यह आप प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। कैसी होती हैं? आप प्रतिच्छेदी, मतलब ऐसे काटा नहीं जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। क्या आगे चलते हैं, एक सेकंड, इसी के बारे में पढ़ रहे हैं अभी हम। समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरियां हमेशा समान रहती हैं। अब यहाँ P1 यहाँ P2 देखा है हमने, तो ये क्या हमेशा ही हमेशा इसमें क्या होते हैं? समान होती है। कहीं पे भी नाप लो आप, यहाँ पे नापो तब उतनी दूरी रहे। आप यहाँ से 100 किलोमीटर दूर भी नापोगे तब भी उनमें उतनी समांतर, मतलब उतनी ही दूरी रहे बीच में फासला। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं P1 बराबर में P2, यानी जितना P1 होगी उतनी ही P2 होगी। ठीक है, इसी प्रकार से ए बी और सी डी की लंबाइयां बराबर हो तो संकेत ए बी बराबर सी डी इस प्रकार से लिखते हैं। जब इनकी लंबाई क्या होती है? बराबर हो, तो ए बी बराबर सी डी लिखते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा अगला है, अब हम प्रतिच्छेदी रेखाएं देखेंगे। तो प्रतिच्छेदी रेखा में क्या, असमांतर रेखा है, मतलब होते हैं जो एक दूसरे को क्या कह देंगे? काटेंगे। प्रतिच्छेदी रेखाएं भी कहते हैं। जैसे इस प्रकार से एक रेखा जा गई, एक रेखा जा गई। ठीक है, इसे हमने ए बी मान दिया, तो इसे कब मान लें अपन? सी डी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, भाई यहाँ पर कोण कौन से बन रहे हैं? एक जे कोण बन रहा है, एक जे कोण बन रहा है, एक जे कोण, मतलब 4 कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यदि हम यहाँ एक्स मान लें तो वाई मान लें, तो जितना जो होगा उतना ही जो होगा, तो जो भी एक्स ही होगा। और जितना जे वाला कोण होगा उतना ही जे वाला कोण होगा, यानी जो भी वाई होगा। ठीक है, तब हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। देखो, यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेदी करती हैं, मतलब प्रतिच्छेद मतलब काटना, प्रतिच्छेद का मतलब वो काटना। जैसे यहाँ पे काट रही हैं, ये काट रहे हैं यहाँ पे, तो दो रेखाएं प्रतिच्छेदी करती हैं तो शीर्ष अभिमुख कोण बराबर होते हैं। अब शीर्ष अभिमुख कोण कौन से होते हैं? जैसे इस प्रकार से काट दे, तो जी वाला जो कोण है, जी वाला यहाँ से, वो शीर्ष अभिमुख कोण है इसके बराबर। किसके बराबर? इसके बराबर। ठीक, इसी प्रकार से
ई साइड को देखो आप, जे वाला मुंह, जो जे वाला मुंह खुल रहा है वो इस मुंह के बराबर है, मतलब जे क्या है, एक दूसरे के बराबर, तो इसी को शेष अभिमुख कहते हैं। का इसी को शेष अभिमुख कहते हैं। जैसे इसके बराबर जे होगा तो इसके बराबर जे शेष अभिमुख, और इसके बराबर जे शेष अभिमुख। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेदी करती हैं तो शेष अभिमुख कोण बराबर होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखा, मतलब हमने लिखा है कोण AOD, AOD का AOD मतलब जे वाला कोण बराबर कौन सा होगा, BOC, BOC या COB, एक ही बात है। कोण COB बराबर क्या है, कोण COB मतलब AOD बराबर कोण COV। इसी प्रकार से है कोण AOC, AOC मतलब जे वाला कोण बराबर जे वाला कोण होगा, यानी DOB का DOB। सब समझ में आ गया। तो जे कि कौन से कोण होते हैं, शेष अभिमुख कोण होते हैं, और जे हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब भी प्रतिच्छेदी रेखा कहीं पे भी एक रेखा दूसरे को काटती है तो वहां पर का प्रतिच्छेदी रेखा क्या बनते हैं, शेष अभिमुख कोण बनते ही बनते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आगे चलते हैं हम। आगे हमारा कौन सा कोण है भाई, आगे चलते हैं। चलो अगला है हमारा, यदि थीटा प्लस अल्फा का थीटा प्लस अल्फा बराबर 180 अंश हो, मतलब दो कोणों का योग 180 अंश हो, तो वो कौन से कोण कहलाते हैं, संपूरक कोण कहलाते हैं। थीटा व अल्फा संपूरक कोण या अनुपूरक भी कहते हैं, इसे इंग्लिश में बोलते हैं सप्लीमेंट्री। क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री। ठीक है, बोलते हैं। इसी प्रकार से देखो यहाँ पे देख रहे हैं आप, जैसे कोई रेखा इस प्रकार से है, जे डला है, तो जे कोण प्लस जे कोण, जे दोनों कोण जोड़ दें यदि जे, तो कितना हो जाता जे, 180 अंश हो जाता जे टोटल। यानी यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे कितनी जे जो जुड़ रहे जे दोनों कोण, ये कितने 180 होगा, मतलब अल्फा प्लस में, सॉरी थीटा प्लस में अल्फा बराबर कितने हो जाए 180 अंश। जैसे कि हमने लिखा है, यदि यदि अल्फा प्लस क्या, यदि अल्फा प्लस सॉरी थीटा प्लस अल्फा बराबर 90 अंश हो, तो यह थीटा और अल्फा पूरक कोण कहलाते हैं। और ये यदि अल्फा प्लस सॉरी थीटा प्लस अल्फा यदि जोड़ के 180 अंश हो, कहो 180 अंश हो, तो क्या संपूरक, और यदि ना 90 हो तो क्या पूरक होते हैं। समझ में आ रही। यदि भैया यदि ये दोनों कोण क्या, दोनों कोण जोड़ दो, और यदि इन दोनों कोणों का योग यानी सम, इंग्लिश में बोलते हैं सम, योग यदि 180 अंश होता है, का 180 अंश हो रहा है, तो क्या संपूरक है। और यदि दोनों कोणों का योग यदि कितना हो रहा है, 90 अंश हो रहा है, कितना 90 अंश हो रहा है, तो क्या पूरक कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते, पूरक कोण। रेखीय कोण क्या, अब रेखीय कोण, रेखीय कोण देखिए अब। ठीक है, रेखीय कोण में क्या है, एक सेकेंड, रेखीय कोण देखो इस प्रकार से, रेखीय कोण देख लो यहाँ आप। ठीक है, जैसे जे है, एक रेखा इस प्रकार से डाली, तो क्या इनका टोटल तो क्या होगा 180 अंश ही तो गया। यदि 180 अंश में से आप थीटा घटा देंगे तो जे वाला कोण निकल गया, बिल्कुल निकल गया, क्योंकि दोनों का योग कितना होता है 180 होता। 180 में एक कहा एक अंश दिया गया है थीटा, तो दूसरा कहा है 180 में से थीटा घटा लो आप, तो अपने आप जी निकल आएगा। ठीक है, तो रेखीय कोण यहाँ पर देख लो, वही चीज, ये प्रतिच्छेदी रेखा है, कहाँ प्रतिच्छेदी रेखा है। ठीक है, अब रेखीय कोण युग में अल्फा व बीटा। ठीक है, यहाँ पर जे न जी तो क्या सी सभी मुख कोण है कि नहीं है, अल्फा, बहुत सॉरी एक सेकेंड एक सेकेंड, अब देखो रेखीय कोण, तो यहाँ पर चलो सी सभी मुख कोण की बात नहीं कर रहे हम, रेखीय कोण की बात। जैसे जे खिंची खिंची खिंची, तो एक कोण जित बन रहा है ना, एक कोण जी बन रहा है, एक कोण जी बन रहा है, तो जित वही चीज बन रहा है ना, एक कोण जी बन रहा है, एक कोण जी बन रहा है। ठीक है, तो जे का दोनों रेखीय कोण है। इसी प्रकार से जबली खिंची खींच लो आप, जबली खिंची खींचो इस पे, तो एक कोण जी बन रहा है, एक कोण ई साइड से भी बन रहा है, तो आपका आर और थीटा भी रेखीय कोण है, का आर और थीटा भी रेखीय कोण है। इसी प्रकार से जी वाली देख लो आप, जे वाली खिंची खींची आपकी, और इस प्रकार से जी वाली आई। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर अल्फा है, तो थीटा और अल्फा भी क्या रेखीय कोण है, का थीटा और अल्फा भी रेखीय कोण है। इसी प्रकार से जबली देख लो, जबली खिंची और यहाँ से जीवाली आ रही, तो यहाँ पर का बीटा और आर मतलब अल्फा भी क्या रेखीय कोण है।
का रेखी कोण के युग्म है। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा बराबर का है गामा, गामा सॉरी गामा है जी, गामा। और बीटा बराबर का है थीटा, बीटा बराबर क्या है थीटा का जी। सी सभी में कौन है भाई, सामने वाले सामने का सी सभी बीटा और गामा, बीटा बराबर थीटा और जी अल्फा बराबर इतना क्या है जी गामा है, क्या है जी गामा है। ठीक है, तो अल्फा बराबर गामा जी का सी सभी मुख कोण अभी हमने आगे पढ़ भी लिए हैं। ठीक है, तो रेखी कोण भी पढ़ लिए हमने। तो अगला है हमारा कोण का मापन। अब कोण का मापन किस प्रकार करते हैं, तो अंश मापन, अगला है रेडियन में मापन। ठीक है, अंश में भी नापते हैं, उन्हीं की 90 अंश का है, 45 अंश का है, और यहाँ पर रेडियन में भी नापते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे पास्टिक पद्धति और यहाँ पे वृत्तीय पद्धति। ठीक है, तो डिग्री है सबसे पहले, इसमें का देखा जाता है डिग्री मतलब अंश का, इंग्लिश में डिग्री और हिंदी में अंश। और दूसरा इकाई, तो यहाँ पे कहा रेडियन में नापते हैं, कहा रेडियन में नापते हैं। ठीक है, यहाँ पर डिग्री का इस प्रकार से ना साइन होता है और रेडियन में इस प्रकार का साइन होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम रेडियन की बात करेंगे अब आगे। तो रेडियन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, रेडियन बराबर 180 अंश का, रेडियन बराबर मतलब ये 1 रेडियन बराबर कितने हो 180 अंश। यदि एक रेडियन अकेले लिखी पाई जैसा चिन्ह होता है इसका। ठीक है, एक रेडियन बराबर 180 डिग्री और 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री बटे में पाई, मतलब सॉरी रेडियन हो जाए, मतलब एक रेडियन बराबर का हो जाए। ठीक है, जो इस प्रकार से लिख सकते हैं। और हम 1 रेडियन बराबर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, का रेडियन बटे में 180 डिग्री। ठीक है, यहीं पे यदि एक्स रेडियन है, का एक्स रेडियन है या 50 रेडियन है, कितने समझ लो, तो 180 बटे में रेडियन गुणा में का जितनी डिग्री पूछी आप उतनी ही निकाल लो, का जितनी पूछी उतनी निकाल लो। इसी प्रकार से एक्स अंश है, रेडियन बोला था अभी अंश बोला है। ठीक है, तो पाई मतलब वो रेडियन बटे में 180 गुणा में जितने अंश पूछे। ठीक है, 40 50 60 उतने को गुणा कर दो आप। ठीक है, तो यह का अंश निकल आया, समझ में आ रही ना। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारे कोणों के प्रकार है। अब हमने कोण भी पढ़े हैं अच्छी तरह से और पढ़ाए भी हैं हमने कई बार। यहाँ पे 0 से बड़ा है पर थीटा से हल्का है और 90 से क्या है छोटा है। 0 से बड़ा है थीटा और थीटा से बड़ा है 90 और पर 90 से क्या हो छोटा, मतलब यदि हमने नियम परिभाषा पढ़ी है कि ना जब, ठीक है, त्रिभुज, जब त्रिभुज या जिस त्रिभुज का कोण 90 अंश से का हो कम हो, वहां पे का न्यून कोण होता है जिसमें 90 अंश बराबर हो, 90 अंश के बराबर हो वह क्या होता है समकोण होता है, जिसमें 90 अंश से अधिक होता है तो क्या होता है अधिक कोण होता है। ठीक है, इसी प्रकार से ऋजु कोण भी होता है। ठीक है, जो 180 अंश के जस्ट बराबर ही होता है तो ऋजु कोण कहलाता है। और जो 180 अंश से बड़ा पर 360 अंश से क्या होता है छोटा होता है तो वो क्या होता है, या 60 अंश के बराबर भी होता है तो वो बेहद कोण कहलाता है। कौन सा कहलाता है बेहद। ध्यान करो 90 अंश से कम न्यून कोण, 90 अंश से ही समकोण, 90 अंश से अधिक अधिक कोण, और 180 अंश के बराबर यानी सैल कोण या ऋजु कोण, और 360 से छोटा या 360 के बराबर ही बेहद कोण को बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अगला है हमारा, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे, का जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे, समांतर रेखा हमने पढ़ ली है भैया आगे, उसको कोई तिर्यक रेखा इस प्रकार से का काट रही है, क्या इस प्रकार से काट रही है। दो कौन कौन से कोण बनते, देखो 1 कोण 2 कोण 3 कोण 4 कोण 5 कोण 6 कोण 7 कोण 8 कोण। ठीक है, ठीक है, तो इसी प्रकार से देखो इसमें सी सभी मुक्कोण भी बन रहे हैं, अभी बहुत कोण बन रहे हैं बनेंगे। देखो सी सभी मुक्कोण कौन कौन से हैं, यदि आप पहले ही ले लो, आप का पहले ही ले लो आप इसमें का इसमें, तो इसमें क्या एक बराबर का होगा जी वाला हुआ हाँ होगा 3, 1 बराबर 3 होगा, का भैंस तो बन रही है आपकी। और इसी प्रकार से इस 4 बराबर 2 होगा, होगा कि नहीं, ये यहाँ पे देख लो। इस प्रकार से 5 बराबर 7 होगा, नहीं होगा, और 6 बराबर 8 होगा। बस ये सी सभी मुक्कोण हो गए। ठीक है, इसी प्रकार से आगे चलते हैं हम। संगत कोण, क्या संगत कोण देख रहे हैं हम, संगत कोण का क्या बोल रहे हैं,
देखो भाई संगत कोण कौन कौन से हैं, संगत कोण, ठीक है। तो यहाँ पे दो बराबर जस्ट ऊपर ऊपर के, जे दो ऊपर हैं तो जे छः भी ऊपर ही हैं, तो दो बराबर छः होगा, एक बराबर पाँच होगा, और नीचे के अब तीन बराबर सात होगा और चार बराबर आठ होगा। तो तीन बराबर सात होगा, चार बराबर आठ होगा, तो ये संगत कोण है, ठीक है। अब एकांतर कोण भी है इसमें, क्या एकांतर कोण भी है। अब एकांतर कोण अभी भी हमने पढ़ाए भी है ऊपर, ठीक है। तीन पाँच मतलब तीन बराबर पाँच, देखो यहाँ पे तीन बराबर पाँच, देखो ये तीन बराबर पाँच, एक सेकंड, ये तीन बराबर क्या है पाँच आपके, इस जे बराबर जे होता है और ऊपर बराबर जे होता है, ठीक है। भाई तीन बराबर क्या हो गया, पाँच हो गया जी, हो गया कि नहीं हो गया। और जो एक बराबर छः हो जाए और दो बराबर, एक सेकंड, हाँ दो बराबर आठ हो जाए, चार बराबर सात हो जाए, ठीक है। सॉरी यहाँ पे देख लो, एक सेकंड भाई, यहाँ पे देखो तीन बराबर पाँच तो हो गया। अब यहाँ पे देखो इस प्रकार से डली एक रेखा, एक दो तीन चार, और एक सेकंड कैसे बताए थे हमने, हाँ ठीक है ठीक है भाई। यहाँ पे देखो जे पाँच है, जे छः हैं, जे सात हैं और जे आठ है, तो तीन बराबर का होगा आपके पाँच हो गया कि नहीं है। एक सेकंड पेन चेंज कर लेता, तीन बराबर का हो गया आपके पाँच हो गए, इन तीन बराबर पाँच है। अब एक बराबर सात है, मतलब जी वाले बराबर में जी वाले मतलब ऊपर बराबर ऊपर को, तो एक ऊपर एक नीचे को ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इसमें एक ऊपर है पाँच तो जी नीचे है तीन, इसी प्रकार से सात हो गए समझ लीजिए। अब चार बराबर छः है, तो चार क्या है, चार नीचे है, चार बराबर छः तो छः क्या है ऊपर है, ठीक है। इसी प्रकार दो बराबर आठ है, यानी दो ऊपर है तो आठ का है नीचे है, तो दो बराबर आठ, ठीक है। ये एक का सब एकांतर कोण है, क्या है मतलब वो सॉरी हाँ एकांतर कोण कहलाते हैं, ठीक है। ये आंतरिक कोण है और ये का है बाहरिक कोण, का ये बाहर है ना, एक और सात तो बाहर होगा, ये दो और आठ भी बाहर ही है, बाहर ही तो है। और ये अंदर अंदर है, चार और छः अंदर ही है, और ये तीन और पाँच अंदर है, तो ये एकांतर कोण होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आगे चलते हैं हम, हमने इसमें लिखा भी है हल्का सा, एक सेकेंड सॉरी, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमारा अगला है, एक सेकेंड पेज चला गया था यहाँ से, ठीक है, इसलिए दोबारा सेट किया है। चलो ठीक है, तुमने एकांतर व बाह्य कोण पढ़ लिए। यहाँ पे एक ही तरफ के अंतःकोण व बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। यहाँ पे देख लो आप, यदि आप देखोगे यहाँ पे एक और चार ले लो, बहुत सॉरी हाँ जी चार ही लिखा है, एक और चार ले लो आप, और दो और तीन ले लो, और छः और सात ले लो, और पाँच और आठ ले लो, तब का क्या होगा, तब भी 180 अंश होगा। तब यदि आप चाहो तो इस प्रकार से भी लिख सकते हो, किस प्रकार से, यहाँ पे देखो इस प्रकार से, जैसे जी खिंची खिंची जी वाली भी खिंची, यहाँ पे चाहो तो जे वाले भी लाइन से देख सकते हो आप। इन एन को योग भी 180 होता है, इन एन को योग भी 180 होता है, इन एन को योग भी 180 अंश होता है। जहाँ से चाहो वहाँ से ले लो। तीन और छः का, तीन और छः, तो जी का अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है, बिल्कुल सही है भाई। देखो ये अंदर वाले तीन अंदर वाले छः, तब भी एक ही 180 अंश होगा, ठीक है। और इस पर चार और पाँच है, ये चार है ये पाँच है, तब भी इनको योग भी जोड़ लो तब भी 180 अंश होगा, ठीक है। इसी प्रकार से बाह्य कोण एक और आठ का, एक और अब ये बाहर है ये आठ भी बाहर है, इनको जोड़ लो तब 180 अंश, दो और सात भी जोड़ लो तब भी 180 अंश होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आगे चलते हैं, अगला है हमारा, हाँ ठीक है, अगला है हमारा क्या है, एक सेकेंड, ठीक है। यदि तिर्यक रेखा व रेखा के बीच एक कोण 90 अंश का हो तो सारे एंगल 90 अंश के होंगे, बिल्कुल होंगे। यदि एक कोण 90 अंश का हो, क्योंकि ना सामने सामने की क्या है, जी दोनों 180 हो, तो जब एक 90 को, तब ये एक 90 को होगा। जब एक, अब यहाँ पे देख लो आप, जी भी 180 हो दोनों मिला के, जब जी 90 का जी 90 का, जब जी 90 का है तो जी 90 का होगा। या शीशा भी मुख से भी देख सकते हैं, जी 90 है तो जी 90 है, जी 90 है तो जी 90 है, अब चाहो तो जैसे भी, ठीक है। यदि एक कोण 90 का होता है तो सभी कोण 90 का होता है,
यदि एक भी कोण 90 का ना हो तो कोई भी कोण भी 90 का नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, कोई छोटा होगा, कोई बराबर होगा, कोई बड़ा होगा। मतलब यदि कोई 90, यदि लेस देन 90 सारे बराबर। ठीक है, यदि कोई 90 से क्या होते हैं, कम होते हैं, तो कई ना बड़े भी होंगे, कई छोटे होंगे तो कई बड़े होंगे, कई बड़े होंगे कई छोटे होंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगला है, हमें यहाँ पे भी देख ले, कौन दो बराबर कौन चार होगा। वही है सब चीज़ें का, वही है सब चीज़ें, जी वाला बराबर जी वाला होगा, और जी वाला बराबर जी होगा। इसी प्रकार से 5 बराबर 7 होगा, 1 बराबर 3 होगा। ठीक है, तो वही लिखेंगे सब। ठीक, इसी प्रकार से आगे चलते हैं, हम बहुभुज देखेंगे। क्या देखेंगे, बहुभुज। बहुभुज को भी पढ़ रहे हैं हम। बहुभुज में क्या क्या पहले पढ़ेंगे, उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज। ठीक है, उत्तल में क्या होता है, थीटा से बड़ा होता है 180 अंश, जबकि यहाँ पे थीटा से छोटा होता, वो 180 अंश से होता है थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे त्रिभुज पढ़ेंगे, इसमें क्या पढ़ेंगे, चतुर्भुज पढ़ेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आगे चलते हैं हम। देखो यहाँ पे सबसे कम भुजा वाला बहुभुज, तो सबसे बहुभुज के किसी एक बिंदु, एक ही बिंदु पर अंतः कोण प्लस बाह्य कोण बराबर कितना होता है, 180 अंश, और सभी बहिष कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश, जैसे जी वाला है और जी वाला है। तो यहाँ पे भी देखो कोण बन रहा है, यहाँ पे भी देखो कोण बन रहा है, यहाँ पे भी देखो कोण बन रहा है कि नहीं, यहाँ पे भी कोण बन रहा है, यहाँ पे मतलब ABCDE ये सब बन रहे हैं, और जी बाहर बन रहे हैं। इसी प्रकार से हम बाहर निकाल दें तो बाहर भी तो बन रहे हैं ना, सभी बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, जी भी बाहर बन रही है, इसे निकाल दें तो इसे यहाँ पे भी बाहर है, यहाँ पे भी बाहर। ठीक है, तो इस प्रकार से जी बाहर वाले क्या है, बहिष कोण है, अंदर वाले क्या है, अंतः कोण है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं यहाँ पे, समबाहुभुज में भुजाएं होती हैं और कोण भी होते हैं, जबकि विषम बहुभुज में भुजाएं भी पता नहीं हो कि ये ना विषम, क्योंकि विषम बहुभुज में भुजाएं बराबर नहीं होती, ना ही कोण भी बराबर होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगला है हमारा लास्ट है जी, एक सेकंड यहाँ पे भी, हाँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी देख रहे हैं हम कि समबाहुभुज के बारे में पढ़ रहे हैं हम। बहुभुज बहिष कोण में 360 बट्टे में क्या होता है, अब एन होती है जी, एन लिखा है, क्या लिखा है, एन मीन्स होता है भुजाओं की संख्या। यदि जैसे आप भुजा के भाग देते हैं इसमें, तो क्या निकल आएगा, आपका कोण निकल आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अंतः कोण 180 अंश माइनस में 360 बट्टे में एन। ठीक है, एन क्या है, एन यहाँ पे भुजाओं की संख्या है। तो यहाँ पे यदि ना भुजा आपकी 3 दी गई, तो बहिष कोण और अंतः कोण निकालो, तो भाई यहाँ पे हम एक चीज निकाल दे, बाकी आप निकाल लेना। ठीक है, यदि भुजाओं की संख्या कितनी है, एन है, तो आप बहिष कोण निकालोगे तो जब सूत्र रखोगे 360 बट्टे में एन, मतलब 3 रखोगे इसमें, एन कितना है, 3 दिया गया, 3 का भाग दिया, तो बात ये 36 मतलब 12, और जो बिंदु की बिंदु मतलब 120 अंश। इसी प्रकार से यहाँ पर भी रखोगे अंतः कोण में जी वाला सूत्र, तो एन जी है, एन बराबर कितना है, 3 है, और 3 का भाग इसमें दोगे तो 120 अंश तो यही आ गए, जे 180 में से 120 चला जाएगा, तो भाई कितने बचेगा, 60 अंश तो बचेगा। इसी प्रकार से एन बराबर 4 रख लो तो 90 आ जाए, जे भी 90 आ जाए, 5 रख लो तो 72 आ जाए, जे 108 बन, जे 6 रख लो एन बराबर, तो यहाँ पे 60 रख लो आए, यहाँ पे 120 आए। आपको जो होमवर्क में है कि सभी प्रकार की जो भुजाएं रख कर, ठीक है, उनके ना बाहिष कोण और अंतः कोण निकालना है तुम्हें। ठीक है, और वो आंसर हमें पहले ही बता दिया आप, हाँ, जैसे आप 7 रखोगे तो बहिष कोण आएगा आपका क्या, इनके अनुसार 3/7, और अंतः कोण आएगा कितना, 128 सहित 4/7। इसी प्रकार से 8 रखोगे तो 45 अंश आएगा, इसमें 135 अंश आएगा, इसमें 9 रखोगे तो 40 अंश, इसमें 140, 10 रखोगे तो 36 अंश, इसमें 144 अंश। ठीक है, इसी प्रकार से भुजाओं की संख्या बढ़ने पर बहिष कोण का मान क्या होता है, घटता है, और जी क्या होता है, जी बढ़ता है। जी भी एक ट्रिकी है। ठीक है, यहाँ पे और हम बता दें आप, हाँ, जब बहिष कोण बड़ा होता है अंतः कोण से, तो वह समबाहुभुज या समबाहुभुज त्रिभुज होता है। ठीक है, जब भी बहिष कोण बड़ा होता है अंतः कोण से, तो वह क्या होता है, समबाहुभुज होता है। यदि जब भी बराबर होता है तो वो क्या होता है, बराबर, और जब भी जी समबाहुभुज त्रिभुज व सम षटभुज की अंतः कोण का एक दूसरे मतलब जे इससे बड़ा होता है, जे इससे बड़ा होता है, तो बहिष कोण होते हैं। ठीक है,
इस प्रकार प्रत्येक अंतः कोण बराबर 180 अंश, अभी हमने जो सूत्र बताया भी है आप, ठीक है। आप चाहो तो इस प्रकार से भी रख सकते हो इसे, ठीक है, वही सूत्र है। और आप चाहो तो इस प्रकार से भी रख सकते हो, वही सूत्र है। ये एक ही सूत्र के बने हैं 3 सूत्र, ठीक है। तोड़ के एक सेकेंड। अगला है हमारा अंतः कोण का योग। अंतः कोण का योग होता है ये अंतः कोण तो है ना, तो बस वही चीज है का अंतः कोण का योग। लेकिन यहाँ पे देख लो सम विषम अंतः कोण का, यहाँ पे सम बहुभुज के अंतः कोण का योग इस प्रकार से होता है, और यहाँ पे सम विषम यदि दोनों प्रकार के भी रख लो आप, इस सूत्र से हल करोगे तो है ना दोनों प्रकार के आंसर आएंगे आपके, ठीक है। इसी प्रकार से लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये, मतलब लास्ट है, यदि बहुभुज के विकर्णों की संख्या निकालें तो किस प्रकार के निकालें। तो n होती है भुजा, फिर n भुजा, फिर -3, मतलब n कोष्टक n-3/2। इसी प्रकार से है ना त्रिभुज के विकर्णों की संख्या निकालें, माना मतलब 3 है भुजा, कितनी है भुजा, कितनी 3 है। यदि हमें यहाँ पर रखें तो n बराबर 3 -3 है, 3 में से 3 गया, क्या बचा भाई 0 बचा। 0 को गुणा 3 में कहो तो 0 हो जाए, 0 में 2 का भाग देंगे तब क्या निकलेगा 0 ही। इस प्रकार से इसके विकर्णों की संख्या यानी भुजाओं की संख्या 4 है। इसमें कितनी 4 ही तो है भुजाएं, इसमें कितनी 3 है, तीन तो 4 है, तो यहाँ पर रखते हैं 4 कोष्टक 4 माइनस में 3, मतलब 4 में से 3 चलेंगे 1, तो 1 का गुणा 4 में 4 एकम 4, 4 में 2 का भाग दोगे का 2, और 2 ही इसके विकर्णों की संख्या होती है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तथा सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इस वीडियो को पूरा देखना, क्या इस वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। और एक बार मेरे यदि समझ में नहीं आया है तो यह आप 2-4 बार भी देख सकते हो, ठीक है। और यह वीडियो सभी के लिए उपयोगी है, क्या सभी के लिए यूजफुल है, ठीक है। हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो सभी, ठीक है, दोस्तों से ना निवेदन है कि जिसने भी हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।